नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने बढ़ाया है महाजनसंपर्क अभियान का समय। 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है जनसंपर्क अभियान। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए समय बढ़ाया है। 1000 समाज के विशिष्ट लोगों से करना था संपर्क। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी ने अब जनसंपर्क अभियान की जो समय सीमा है वो आगे बढ़ा दी है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी ने बढ़ाया है महाजनसंपर्क अभियान का समय। 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है जनसंपर्क अभियान और इसी के साथ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये समय बढ़ाया है। 1000 समाज के विशिष्ट लोगों से करना था संपर्क। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि बीजेपी ने बढ़ाया है महाजनसंपर्क अभियान का समय। 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है महाजनसंपर्क अभियान और इसी के तहत बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये समय बढ़ाया है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, जहां पर नोएडा प्राधिकरण की 200 करोड़ की एफडी का मामला सामने आया है। पुलिस की रडार पर प्राधिकरण के 20 अधिकारी हैं। पुलिस ने बैंक के 5 कर्मचारियों से पूछताछ की है। पुलिस ने आरोपियों के 20 बैंक खाते भी फ्रीज किए हैं। बैंक खाते में 3 करोड़ 80 लाख रुपए थे ट्रांसफर। गुजरात, तमिलनाडु सहित दिल्ली एनसीआर तक जांच जारी है। नोएडा पुलिस की 5 टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। खाता खोलते समय साइनिंग अथॉरिटी से शुरू हुआ था प्लान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि 200 करोड़ के एफडी का जो मामला है उसको लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। उसको लेकर जो कार्रवाई है वो तेज हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे, जहां पर बता दें कि नोएडा प्राधिकरण की 200 करोड़ की एफडी का मामला सामने आया है और इसी के साथ बता दें कि पुलिस की रडार पर प्राधिकरण के 20 अधिकारी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनू मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस तरीके से नोएडा प्राधिकरण का ये मामला सामने आया, 200 करोड़ की एफडी का ये मामला है, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और कहां पर ये कार्रवाई की जा रही है? जी पंकज, मैं आपको बता दूं, नोएडा प्राधिकरण की 200 करोड़ की एफडी का मामला ही बिल्कुल सामने आया है। वैसे तो प्राधिकरण जो है वो लालच में आ गई थी। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण ने एफडी पर बिड तारीख 15 जून को डाली थी। इस पर कैनरा बैंक ने एफडी पर 7.60% ऑफर दिया था और इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ने 7.35% का ऑफर दिया था। और बिड बैक दौरान महाराष्ट्र के एक गैंग ने बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 7.66% ब्याज देने का ऑफर दिया था। ज्यादा ब्याज के लालच में नोएडा प्राधिकरण आ गया और 200 करोड़ रुपए की एफडी बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा दी। जी सोनू, 20 अधिकारियों पर गाज गिरने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार पूछताछ भी पुलिस कर रही है। तो इसको लेकर कौन कौन से ऐसे अधिकारी और कहां के अधिकारी हैं ये? जी आपको बता दें कि हालांकि जो है 20 अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। ये प्राधिकरण के कर्मचारी हैं, मुंशी हैं, बाबू हैं, तमाम जो प्राधिकरण के अंदर जो काम कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हैं और भी और अन्य अधिकारी हैं, उन पर पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि उनके बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है, जांच किया जा रहा है और 20 बैंक खाते ऐसे फ्रीज कराए गए हैं जिसमें कि हालांकि 3 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराए गए थे। और हाँ, आपको बता दें, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पांडिचेरी ऐसे मामले जो है वो हालांकि बड़ा मामला है। ये पुलिस लगातार इन पर जांच कर रही है और जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे न्यूज वॉच इंडिया जरूर दिखाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि सोनू 3 करोड़ 80 लाख का मामला है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही, इतना बड़ा जो फ्रॉड का मामला ये सामने आया है, इसको लेकर अगर बात की जाए, कब से पुलिस इसको लेकर कार्रवाई कर रही थी और अचानक से इतना बड़ा घोटाले का मामला? जी हालांकि जो 15 जून को ये पैसा जो है ना 200 करोड़ रुपए बैंक में एफडी कराई गई थी। हालांकि जब पैसा 3 करोड़ 80 लाख रुपए जब निकल चुके थे खाते से, जब प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन्होंने जब संज्ञान लिया कि हालांकि पैसा जब निकल गए हैं, तो उसके बाद जो है सेक्टर 24 थाने में इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई। उसके बाद जो है यहाँ के एडीसीपी शक्ति अवस्थी ने जब संज्ञान में लिया, हालांकि 5 टीमें इस पर टीमें लगा दी गई हैं, जांच कर रही है। सभी की टीम के माध्यम से जांच कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से जांच चल रहा है। हालांकि जो भी इस पर जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।
खबरों में आगे बात करते रुक करते एक और बड़ी खबर का लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में दम दिखाएगी बसपा। मायावती ने आगामी चुनाव के लिए संभाला है मोर्चा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीएसपी लगाएगी जोर। बीएसपी प्रमुख ने बूथ कमेटी के गठन पर दिया है जोर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि अब बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा। इसको लेकर खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने जानकारी दी है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में दम दिखाएगी बहुजन समाजवादी पार्टी। मायावती ने आगामी चुनाव के लिए मोर्चा संभाल लिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। साथ ही तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीएसपी लगाएगी जोर, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख ने बूथ कमेटियों के गठन करने पर भी जोर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में दम दिखाएगी बहुजन समाजवादी पार्टी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से जहां जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर अब एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं मायावती, और साथ ही कमेटी बनाने की भी बात इस दौरान बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती की तरफ से कहा जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि एक बैठक की गई, जो दिल्ली में एक बैठक की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं से जो पार्टी के पदाधिकारी थे वो मौजूद थे। उनके जो भतीजे हैं वो मौजूद थे, आकाश आनंद। उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप पार्टी की जो जहां जहां चुनाव होने हैं, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, यहाँ पर आप बूथ कमेटियां बनाएं और युवाओं के साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी के साथ जोड़े। और पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा मीटिंगें करें और हर बूथ पर अपना कार्यकर्ता खड़ा करें। एक चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मिजोरम का जो चुनाव है वो बसपा नहीं लड़ेगी, एकदम साफ मायावती ने कहा है। बसपा सुप्रीमो ने ये साफ मैसेज पास आउट किया है कि हम वही चुनाव लड़ेंगे जहां पर हमारा प्रदर्शन अच्छा हो। कहीं ना कहीं हम अपने, और उन्होंने बताया इसके पहले भी मध्य प्रदेश में सीटें जीते थे, तो कहीं ना कहीं आप पूरे जोर शोर से चुनाव लड़िए और मजबूती के साथ चुनाव लड़िए। सबसे पहले आप बूथ कमेटी बनाइए, उसके बाद कोऑर्डिनेटर बनाइए। तो कहीं ना कहीं बसपा आने वाले लोकसभा चुनाव में एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है पूरे कि हमारी जो पार्टी का संगठन है वो हर जगह है, और ये दिखाना चाहती है कि कोई भी मोर्चा बनेगा तो बिना हमारे सहयोग के या हमको साथ लिए बिना कोई मोर्चा सफल नहीं होगा। अभी तक तो बसपा का जो रुख है वो अकेले चुनाव लड़ने को है 2024 को चुनाव को लेकर। ये पहले सेमीफाइनल है। ये जो विधानसभा है, 4 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तहत सभी पार्टियां ले रही हैं। तो बीएसपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और एक चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पहले जो बसपा की बैठक पिछले 2 सालों में, पहले 2-2 सालों पे होती थी, अब लगभग हर महीने मायावती बैठक करती हैं। ये काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि सिद्धार्थ देखा है पहले चुनावों में भी इतनी एक्टिव नजर नहीं आई थी मायावती, लेकिन अब जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं या जिस तरीके से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अब ऐसा लग रहा है कि पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में आ रही है मायावती। जी बिल्कुल, दमखम से आ रही हैं। और देखिए, एक चीज है, सबसे बड़ी चीज ये है, बसपा की खोई हुई जमीन, उनको अपनी खोई हुई जमीन भी वापस पाना है। और हर हाल में उनका जो मूल वोटर है वो लगातार खिसक गया, उसको भी वापस लाना है। देखिए, पिछले भी जो पहले लोकसभा चुनाव, वहां पर भी ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ठीक ठाक प्रदर्शन रहता था, सीटें नहीं जीत पाते थे, लेकिन वोटिंग प्रतिशत जो होता था वो बसपा के साथ ठीक ठाक होता था। और पिछले चुनाव में 1-2 सीटें भी जीती थी लगभग विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं बसपा को ये पता है कि जो हमारा मूल वोटर है वो कहीं ना कहीं हर जगह है, हर प्रदेशों में कुछ ना कुछ हिस्सा है। तो कुछ अगर हम वोट परसेंटेज लाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अगर कोई भी गठबंधन की कोई संभावना बनती हो तो उसका फायदा हमें मिलेगा। तो बीएसपी ये सोचकर इस बैठक कर रही है। और ये चुनाव जो 4 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी की रही है। और एक चीज देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मिजोरम में बसपा को पता है कि उसका जो मूल वोटर है या मूल वोट बैंक है वो उसकी संख्या काफी कम है, तो इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन एक चीज, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बीएसपी जो है 4 राज्यों में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। ये सीधा मैसेज पास आउट किया गया। जो उनके भतीजे हैं आकाश आनंद, जो इस समय पार्टी को सर्वर लीड कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये कहा गया कि आप युवा हैं, युवाओं से मिले और युवाओं को टोल है और किस तरीके से। और एक चीज ये आप समझ, एकदम साफ मैसेज पास आउट कर दिया गया, किसी भी तरीके से कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी और सबको ड्यूटी चार्ज दिया गया। आप जाकर हर बूथ पर जाकर सर्वे करिए और बताइए और ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारी बनाइए और बूथ पर मेहनत करिए जाकर। केवल आप एसी कमरों से बाहर निकलिए तो कहीं ना कहीं मायावती पुराने अपने जो उनका पुराना हमेशा एक रूप रहता था उसको लेकर दिख रही हैं कि हम काम करेंगे और अपनी पार्टी के ज्यादा से ज्यादा जमीन पर मजबूती के साथ में एक बार फिर से चुनावी मैदान में नजर आएंगी मायावती। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर प्रदेश के कई जिलों में संभावित बाढ़ के कहर को रोकने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक की, जिसमें संभावित बाढ़ को रोकने के लिए निर्देश भी दिए गए। हालांकि प्रदेश सरकार ने बाढ़ को रोकने के लिए अरबों की लागत से कई तटबंध बनाए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को बाढ़ की मार हर साल झेलनी पड़ती है। वहीं गोंडा जिले में भी नई तकनीक और नए आयाम से संभावित बाढ़ को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य चलाया जा रहा है। तो वहीं गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती जिले में भी बाढ़ से होने वाली तबाही और बंधों की कटान रोकने के लिए मुख्य अभियंता राकेश कुमार ने बंद पर कैंप लगाकर नदी के बहाव से होने वाले कटान को रोकने की योजना तैयार की है। अब देखना यह होगा कि मुख्य अभियंता की अगुवाई में बाढ़ को रोकने के लिए उठाया गया ये कदम लोगों के लिए कितना राहत भरा रहता है, या फिर घाघरा नदी का रौद्र रूप इन सभी कार्यों पर पानी फेर देगा। बाढ़ का नियंत्रण के कार्य है जनपद बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती के संबंध में थोड़ा बता दूं आपको। हमारे यहाँ करीब 18 परियोजनाएं अभी वर्तमान जो इस साल की स्थिति उन पर कार्य चल रहा है। उन पर हम 98% काम सभी परियोजनाओं को पूरा कर चुके हैं। इसमें से बहराइच में लेकर हम पकड़ते हैं तो बहराइच में हमने काफ़ी परियोजनाएं बाढ़ की पूरी की है। इसके साथ ही हमारा गोंडा में जो घाघरा से कटान के 2 बंदे हमारे होते थे, ये बंदे कुछ नदी के अंदर बन गए थे, उससे हम त्रुटिवश कह लीजिए, प्रोसीजर कह लीजिए, जो बार बार घाघरा नदी से टच होकर के बहती है। हर बार हमें बीच का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं इस बात समझता हूँ जो हमने कार्य कराए गए हैं, कार्य मैक्सिमम पूरे हो चुके हैं। इनका प्रतिफल यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को इसका लाभ मिलेगा और ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी ताकि कोई क्षति हो या तरह। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर यूपी में 6 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। सौम्या पांडे को अपर श्रम आयुक्त कानपुर बनाया गया है। आईएएस बालकृष्ण त्रिपाठी विशेष सचिव एसीपी बने रहेंगे और साथ ही विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा का तबादला निरस्त कर दिया गया है। आईएएस आलोक कुमार विशेष सचिव माध्यमिक बनाए गए हैं। लक्ष्मी एन सीडीओ कानपुर देहात बनी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि कई आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस दौरान लक्ष्मी एन सीडीओ कानपुर देहात बनी रहेंगी। बड़ी खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। यूपी में 6 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। सौम्या पांडे को अपर श्रम आयुक्त कानपुर नगर बनाया गया है। इसी के साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि आईएएस बालकृष्ण त्रिपाठी विशेष सचिव एपीसी बनाए गए हैं और विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा का तबादला निरस्त कर दिया गया है। इसी के साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि आईएएस आलोक कुमार विशेष सचिव माध्यमिक बनाए गए हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन हिंसा की खबरें कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर अब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को फटकार लगाई है। राज्यपाल ने कहा है कि भांगड़, पुरुलिया, बसंती में हुई घटनाओं का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। राज्यपाल ने यहां तक कहा कि मैंने लोगों के आंसू देखे हैं, बच्चे रो रहे हैं, परिवार बेघर हो गए हैं। चुनाव आयोग लोगों के खून से राजनीति खेलना बंद करे। इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार आखिरकार कौन होगा? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना ही होगा। कानपुर देहात में एक बार फिर से आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है, जहां 2 अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से एक मासूम की मौत हो गई है, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि घटना के वक्त दोनों बच्चे घर से बाहर ही खेल रहे थे। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं एक युवक भी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया है। भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के शाहजहांपुर और नेरा कृपालपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर एक बार फिर दिखा है तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को मारी है टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर ही हुई है दर्दनाक मौत। बाइक सवार युवक की हालत गंभीर है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है। घायल युवक को सीएससी में कराया गया है भर्ती। सिकंदरा थाना क्षेत्र के NH2 की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची है, जिसके बाद घायल युवक को सीएससी में भर्ती कराया गया है।
सिकंदरा थाना क्षेत्र के NH2 की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर कानपुर देहात से हम आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है और इस दौरान तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को मारी है टक्कर और इस हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। इसी के साथ सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जहां पर पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, आपको बता दें, जो महिला थी जो पारिवारिक युवक के साथ घर जा रही थी, रास्ते में एक जो तेज रफ्तार डंपर आया उसने टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही तक मौत हो गई और जो युवक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जब सूचना पर पुलिस पहुंची तो उसको CSP में भर्ती कराया गया है। लेकिन जो लगातार जिस तरीके से जो जिला कानपुर देहात है, यहाँ पे लगातार एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, उससे मौतों का आंकड़ा कुछ दिनों में देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ा है और जो ओवरलोड गाड़ियां उन पर रोक नहीं लग पा रही, जिसकी वजह से आए दिन ये हादसे होते रहते हैं। उसके बाद तमाम शिकायतें भी की गई, लेकिन प्रशासनिक जो अमला है वो इसको नजरअंदाज लगातार कर रहा है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे। आज जो ये हादसा हुआ है ये सुबह की बात है और ये बेहद दर्दनाक हादसा है। जो घर की तरफ जा रही थी महिला जो थी और तेज रफ्तार जो डंपर ने टक्कर मारी है उससे दर्दनाक मौत मौके पे हो गई है। युवक की भी हालत अभी जो है वो चिंताजनक बनी हुई है, उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जी बिल्कुल गौरव, क्योंकि जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि लगातार हादसे वहां पर हो रहे हैं और जिस तरीके से ओवरलोड गाड़ियां वहां से गुजरती हैं, क्या इसको लेकर प्रशासन क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? इन हादसों से कोई सबक नहीं सीख रहा है? इसलिए देखिए, आपको पता है जिस तरीके से ये नजरअंदाज लगातार किया जा रहा है, इससे तो यही लगातार माना जा रहा है कि तमाम शिकायतों के बाद भी प्रशासन जो है वो संजीदा नहीं हो रहा है। लगातार हादसे पे हादसे हो रहे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से जो आंकड़े निकल के आए हैं उसमें लगातार 2 या 3 हर दिन कोई ऐसा ना हादसा होता रहता है जिसमें कई जानें चली जाती हैं। अभी भी कुछ दिन पहले ही हादसा हुआ जिसमें पूरा परिवार मर गया था। तमाम लगातार ये हादसे हो रहे हैं। उसके बाद तमाम शिकायतें भी होती हैं, खबरें भी प्रसारित करते हैं अखबार या प्रिंट, उसके बाद भी प्रशासन तनक भी उस पर संजीदा नहीं हो रहा। लगातार सुबह से गाड़ियां ओवरलोड रोड पे दौड़ने लगती हैं, पराठे बनने लगते हैं। उसके बाद भी जो प्रशासनिक है, जो विभाग है, वो उस पर कतई ध्यान नहीं दे रहे। इस तरीके के मामलों पर जिस तरीके से प्रशासनिक अमले की अगर बात की जाए तो क्या कुछ अधिकारियों का कोई बयान सामने आया? उनका क्या कुछ कहना रहता है ऐसे हादसों को लेकर? देखिए, हादसा कोई भी हो, आप सभी जानते हैं कि प्रशासन और पुलिस का एक ही कहना रहता है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है, जांच की जा रही है। लेकिन ये किसी से छुपा नहीं है कि जांच में क्या होता है, कुछ नहीं होता है। लगातार ये लोग ये जाने चली जाती हैं, जांच बैठा ली जाती है, कार्रवाई होती है, लेकिन लास्ट में होता कुछ नहीं है। सिर्फ जिसकी जांच चलेगी वो दौड़ता है, पुलिस पर अदा करता है, प्रशासन से शिकायत करता है, गुहार लगाता है, लेकिन उसके बाद होना कहीं कुछ नहीं होता। लगातार हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। उसके बाद भी कोई भी अधिकारी हो, पुलिस का हो, प्रशासनिक हो, विभाग हो, परिवहन विभाग हो, कोई भी इस पे कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव शुक्ला इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर सिद्धार्थनगर में तहसील प्रशासन पर मनमानी करने के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि डुमरियागंज तहसील प्रशासन अपने उच्च अधिकारियों के आदेश को नहीं मानते हैं, जहां अपर जिलाधिकारी के स्टे के आदेश के बाद भी जमीन पर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि जिलाधिकारी, कमिश्नर और साथ ही हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी दबंग तहसील प्रशासन की सह पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी के सहारनपुर में पिछले 14 दिनों से आशाएं लगातार धरने पर बैठी हैं, लेकिन अब तक प्रशासन ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि इन आशाओं का कहना है कि जो काम इनसे कराया जाता है उसका वेतन इन तक नहीं पहुंचता है, जिसमें इनका मानदेय 2200 रुपए से लेकर जो काम इनसे कराया जाता है उसका पैसा लगभग 10,000 के पास पहुंचता है। तो वहीं जिले का स्वास्थ्य विभाग प्रशासन इन महिलाओं के खून पसीने की कमाई को बंदरबाट कर रहा है। इतना ही नहीं, पिछले 17 महीनों से इन गरीब महिलाओं का वेतन तक नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर ये अब भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गई हैं। खबरों में आगे बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां के विजयनगर से 5 जुलाई को पुलिस को एक तहरीर मिली थी, जिसके इस दौरान बताया जा रहा था कि नाबालिग बच्ची ने घर में उसे रखा हुआ
तेजाब पी लिया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन अस्पताल में लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू की और उन नंबरों का पता लगाने की कोशिश की जिन पर बच्ची बात करती थी। उनमें से एक नंबर शोएब अहमद का था, जो सिद्धार्थ विहार की झुग्गी झोपड़ी में रहता है। शोएब की उम्र 22 साल है। आरोप है कि शोएब लगातार नाबालिग बच्ची को फोन करता था। जब बच्ची के पिता ने जानकारी होने पर बच्ची को शोएब से बात करने से मना किया तो बच्ची ने तेजाब पी लिया और अस्पताल में बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बुधवार रात आरोपी शोएब को बच्ची को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पूछताछ भी की जा रही है। आज दिनांक 5/7/2023 को रात्रि लगभग 1 बजे काशीराम आवास सिद्धार्थ विहार थाना विजयनगर क्षेत्र के एक व्यक्ति की नाबालिग बच्चे के द्वारा आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त होती है। इस सूचना का पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इनकी पुत्री शोएब नाम के लड़के से बात करती थी, जिसको इनके द्वारा मना किया गया। इससे नाराज होकर पुत्री के द्वारा बाथरूम में रखा हुआ तेजाब पी लिया गया, जिनको हॉस्पिटल में ले जाने पर डॉक्टर के द्वारा मृत घोषित कर दिया। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां कचहरी में नकली वकील की हकीकत सामने आने के बाद उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। बता दें कि ये फर्जी वकील मोहर लगाकर अपराधियों की जमानत के बेल बॉन्ड कोर्ट में जमा करता था, जिसके बाद इस नकली वकील पर शक हुआ तो उसका सच सामने आ गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने नकली वकील आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि चोर आए दिन किसानों के ट्यूबवेल से मोटर चोरी करके फरार हो जाते थे। तो वही इस घटना को बढ़ाने के बाद पुलिस ने चोरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तो वहीं पुलिस ने चोरों के कब्जे से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। बता दें कि इन चोरों पर पहले से ही कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता जांसर पुलिस को हाथ लगी है। आज रात लगभग 1:30 बजे पुलिस अपनी चेकिंग कर रही थी तो राठौर पुलिया पे जो है एक सेंट्रो कार में बैठ करके जो है 5 व्यक्ति ये बैठ करके आ रहे थे। उनको रोक करके तलाशी ली गई तो वो पुलिस को देख के भागने की फिराक में थे। पुलिस ने जो है उनको पकड़ा और उनके पास से जो है जो मोटर खोलने के उपकरण होते हैं वो प्राप्त हुए और साथ ही जो है उनके पास से जो है एक तमंचा, तीन चाकू बरामद हुए हैं, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।